नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर, भारत का संवैधानिक इतिहास। हाँ, और हम इसके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो चलिए इस गहन विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। जी। सवाल है, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या फिर हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का? तो इसका सही उत्तर है आखिरी वाला, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अच्छा, मतलब पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग खारिज हो गई थी। बिल्कुल। असल में यह समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। गांधी जी दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के विरोध में आमरण अनशन पर थे। ओके। और इसी समझौते के तहत दलित वर्ग के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थीं। ठीक है। अगला सवाल है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1771 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, या 1793 ईस्वी में? इसका सही जवाब है 1773 ईस्वी में। और ये एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था? देखिए, ये ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को नियंत्रित करने का। इसी एक्ट से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। अच्छा। हाँ, और इसी के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। ऑप्शंस हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, या 1813 का चार्टर एक्ट? इसका सही उत्तर है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 का। इसके बारे में कुछ और बताइए। ये एक्ट खास तौर पर लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल पद स्वीकार करने के लिए मनाया गया था, मतलब उन्हें मनाकर लाया गया था। अच्छा, उनकी कुछ शर्तें थी। हाँ, इसी एक्ट ने उन्हें विशेष मामलों में अपनी परिषद के फैसलों को ओवरराइड करने की शक्ति दी, साथ ही उन्हें मुख्य सेनापति यानी कमांडर इन चीफ की शक्तियां भी दी गईं। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? 1885 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, या 1858 ईस्वी में? सही जवाब है 1858 ईस्वी में। तो ये 1857 के विद्रोह के ठीक बाद हुआ। बिल्कुल। 1857 के विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ, जिसने शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन को दे दिया। हालांकि उन्हें भारत की साम्राज्य की उपाधि औपचारिक रूप से 1876 के रॉयल टाइटल्स एक्ट से मिली थी। ओके, तो नियुक्ति 1858 में हुई, लेकिन उपाधि बाद में मिली। हाँ, और इसी 1858 के एक्ट ने गवर्नर जनरल के पद को वाइसरॉय में बदल दिया था। ठीक है। इसी से जुड़ा अगला सवाल है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। जी। तो उन आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ऑप्शंस हैं, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, या भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसमें से जो वादा उन्होंने असल में निभाया वो था देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। अच्छा। हाँ, 1858 की घोषणा ने व्यवगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म कर दिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि रजवाड़ों को साथ रखना जरूरी है। मतलब बाकी वादे जैसे समान व्यवहार वो पूरे नहीं हुए? नहीं, वो ज्यादातर कागजों पर ही रहे, व्यवहार में भेदभाव बना रहा। ठीक है। अगला सवाल है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या पूर्ण स्वतंत्रता देना? मिंटो मॉर्ले सुधार का मुख्य उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी फूट डालो और राज करो। एकदम सही। इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहते हैं। इसका मकसद ही था मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल बनाकर राष्ट्रवाद को कमजोर करना। और इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। बिल्कुल। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1905, 1909,
1911 या 1920? जैसा अभी हमने बात की, ये 1909 में पारित किया गया था। जी। इस एक्ट में एक और खास बात थी कि पहली बार किसी भारतीय को वाइसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने का मौका मिला। वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वो वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें कानून सदस्य बनाया गया था। चलिए, अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935? तो इसका जवाब भी वही है, मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसके बारे में कुछ और विस्तार से बताइए। तो इसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इसने एक तरह से सांप्रदायिकता को कानूनी मान्यता दे दी। और इसी को भारत के विभाजन का एक बड़ा कारण माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। और बाद में 1919 के एक्ट ने तो इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन तक बढ़ा दिया था। ठीक है, तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, संघीय व्यवस्था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या प्रांतीय स्वायत्तता? इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। यही इसकी सबसे विवादास्पद विशेषता थी, है ना? जी। इसका मकसद उदारवादी राष्ट्रवादियों को शांत करना था और साथ ही मुसलमानों को अलग करके राष्ट्रवादी आंदोलन से दूर रखना था। चलिए, अब 1909 से आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था या राज्यपालों को वीटो शक्ति। इसका सही जवाब है प्रांतों में दोहरा शासन, जिसे डायरकी भी कहते हैं। ये दोहरा शासन क्या था? देखिए, इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहते हैं। इसमें प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। अच्छा। आरक्षित विषय जैसे वित्त और पुलिस गवर्नर के पास थे और हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य भारतीय मंत्रियों को दिए गए। मतलब असली पावर गवर्नर के हाथ में ही थी। समझ गया। अब आते हैं कैबिनेट मिशन पर। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। इनमें से कौन इसका सदस्य नहीं था? ओके। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स या लॉर्ड एमरी? इसका सही जवाब है लॉर्ड एमरी। वो सदस्य नहीं थे। तो सदस्य कौन कौन थे? 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो भारत के राज्य सचिव थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। मिशन का नेतृत्व पैथिक लॉरेंस कर रहे थे। और इसका मकसद क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य भारत में सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए एक योजना बनाना था। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति या संविधान निर्माण का अधिकार? इसमें जो सही नहीं है वो है पाकिस्तान की स्वीकृति। मतलब कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को नहीं माना था? बिल्कुल नहीं। कैबिनेट मिशन ने एक अलग पाकिस्तान की मांग को साफ साफ अस्वीकार कर दिया था। उसने एक अविभाजित भारत का प्रस्ताव रखा था। और उसने एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया था, है ना? जी, जो भारत का संविधान तैयार करेगी। अगला सवाल, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ड्यूरेंड योजना, माउंटबेटन योजना, मिंटो मार्ले योजना या वेवेल योजना? ये योजना माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। इसे और क्या कहते हैं? इसे 3 जून योजना भी कहते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वाइसराय थे और इसी योजना ने भारत के विभाजन को स्वीकार किया। अच्छा, इसी में भारत और पाकिस्तान का बनना तय हुआ? हाँ, और इसी में बंगाल और पंजाब के विभाजन का भी प्रस्ताव था। ठीक है, अब एक मैचिंग का सवाल है। बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जी। पहला, मार्ले मिंटो सुधार और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 और स्वशासन। तीसरा, कैबिनेट मिशन और संविधान सभा का गठन। और चौथा, साइमन कमीशन और भारत विभाजन। इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है साइमन कमीशन, भारत विभाजन। क्यों? साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन का गठन 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज की समीक्षा के लिए किया गया था। उसने भारत के विभाजन का कोई प्रस्ताव नहीं दिया था। और भारतीयों ने इसका बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और इसी के विरोध में हुए प्रदर्शन में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। सही। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस में शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में
अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में? इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। लेकिन ये महासंघ तो कभी बना ही नहीं है ना? सही कहा, ये कभी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई। इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा था, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान भी इसी में था? बिल्कुल। ठीक है, अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ध्यान दीजिएगा, केंद्र में पूछा गया है। हाँ, केंद्र में। ऑप्शंस हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909 या भारत परिषद अधिनियम 1892। तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 ने की थी। लेकिन 1919 के एक्ट ने तो प्रांतों में द्वैध शासन लगाया था। बिल्कुल, 1935 के एक्ट ने प्रांतों में द्वैध शासन खत्म करके प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की और केंद्र में द्वैध शासन का प्रस्ताव रखा। हालांकि ये प्रावधान भी कभी लागू नहीं हुआ। अच्छा, ये भी लागू नहीं हो पाया। जी। अगला प्रश्न। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था 1909, 1919, 1935 या इनमें से कोई नहीं? ये तो हमने अभी डिस्कस किया। इसका जवाब है 1935। और ये अधिनियम काफी बड़ा था, है ना? बहुत बड़ा। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। हमारे संविधान का एक बड़ा हिस्सा इसी से लिया गया है। ओके, अब अगला सवाल। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935, 1919, 1904 या 1858? इसकी प्रमुख विशेषता थी, माफ कीजिएगा, सवाल था प्रांतीय स्वायत्तता। तो इसका सही जवाब है 1935। जी, प्रांतीय स्वायत्तता। हाँ, 1935 के अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन खत्म किया और उन्हें अपने क्षेत्र में स्वायत्त इकाइयों के रूप में काम करने की अनुमति दी। और इसी के आधार पर 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे। बिल्कुल सही। चलिए अगला सवाल। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जी। ऑप्शंस है मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। यह पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा बनाया गया था। और ये सचिव कौन होता था? भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। भारतीय प्रशासन पर उसका पूरा कंट्रोल होता था। लॉर्ड स्टैनली भारत के पहले राज्य सचिव थे। ठीक है, अगला सवाल। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? पहली बार निर्वाचित प्रतिनिधित्व। हाँ, ऑप्शंस है भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1909, यानी मार्ले मिंटो सुधार। जी। इसने प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दी। हालांकि चुनाव की प्रणाली अप्रत्यक्ष थी, पर यह भारत में प्रतिनिधि सरकार की दिशा में एक शुरुआती कदम था। अगला सवाल। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं? अवशिष्ट शक्तियां मतलब वो शक्तियां जो तीनों सूचियों में नहीं थीं। जी, तो ये संघीय विधानमंडल को दी गई, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को या प्रांतीय राज्यपालों को? ये शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। नहीं, गवर्नर जनरल को। ये दिखाता है कि असली पावर किसके हाथ में थी। हमारे वर्तमान संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद को दी गई हैं। ठीक है, ये एक अहम अंतर है। अगला सवाल। किस अधिनियम को अल्पसंख्यक वर्ग जैसे मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली के लिए जाना जाता है? ये सवाल पहले भी आ चुका है, अलग तरीके से। हाँ, ऑप्शंस हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1858। इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1909, यानी मार्ले मिंटो सुधार। जी। इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा पेश की। गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि इस अधिनियम ने हमारा सर्वनाश कर दिया। अगला प्रश्न। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? 1833 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम,
1853 का चार्टर अधिनियम या 1793 का चार्टर अधिनियम? तो इसका सही जवाब है 1813 का चार्टर अधिनियम। इसने एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया था। हाँ, चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। बाकी व्यापार सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। पूरी तरह से एकाधिकार 1833 के चार्टर एक्ट से खत्म हुआ था। और 1813 के एक्ट में शिक्षा के लिए भी कुछ था, है ना? जी, इसी में पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए हर साल 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। ठीक है, अगला सवाल, केंद्रीय विधायिका को सर्वप्रथम द्विसदनीय कब बनाया गया? केंद्र में 2 सदन। जी, 1892 के भारतीय काउंसिल अधिनियम द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल अधिनियम द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा या 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा? इसे सबसे पहले 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से? हाँ, उच्च सदन को राज्य परिषद और निचले सदन को विधानसभा कहा जाता था। अगला प्रश्न, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शंस हैं, भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका शासन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। मतलब आजादी के बाद भी वही कानून चल रहा था? हाँ, जरूरी संशोधनों के साथ। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत एक ब्रिटिश डोमिनियन था और शासन का आधार 1935 का एक्ट ही था। और इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम गवर्नर जनरल और पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, अगला सवाल, भारतीयों को नियुक्तियों के लिए प्रवेश की अनुमति किस अधिनियम ने दी? 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 का चार्टर अधिनियम या 1919 का भारत सरकार अधिनियम? इसका सही जवाब है 1853 का चार्टर अधिनियम। तो इसी एक्ट से सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता शुरू हुई। बिल्कुल, इसने सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक ओपन कंपटीशन सिस्टम शुरू किया, जिससे प्रतिष्ठित सिविल सेवा भारतीयों के लिए भी खुल गई। और इसके लिए मैकाले समिति बनी थी। जी, 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति इसी उद्देश्य के लिए की गई थी। अगला सवाल, भारत में द्वैध शासन यानी डायरकी कब प्रारंभ किया गया? 1909 में, 1919 में, 1935 में या 1947 में? द्वैध शासन ये 1919 में प्रारंभ किया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। जी, और इसे प्रांतों में लागू किया गया था, केंद्र में नहीं। ये प्रयोग काफी हद तक असफल रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया? अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस। जी, चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909? यह अधिकार भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत दिया गया। और इसकी क्या खास बात थी? इससे वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। ऐसे अध्यादेश की उम्र 6 महीने होती थी। ये तो कुछ आज के राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति जैसा है। हाँ, आप कह सकते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 123 का ये एक ऐतिहासिक आधार है। चलिए, अगला सवाल, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा का विचार स्वराज पार्टी ने 1924 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में या सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में? इसका सही उत्तर है स्वराज पार्टी ने 1924 में। अच्छा, कांग्रेस से भी पहले? हाँ, हालांकि व्यक्तिगत तौर पर यह विचार 1934 में M.N. रॉय ने सामने रखा था, लेकिन पार्टी के तौर पर स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्ताव पारित किया था। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर 1935 में इसकी मांग की। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? ओके, 2 अधिराज्यों की स्थापना, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाएगा, डोमिनियन विधानमंडल को किसी भी कानून को बनाने का पूर्ण अधिकार या रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता का अंत। इसमें जो प्रावधान शामिल नहीं था वो है गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाएगा। पद समाप्त नहीं हुआ था? नहीं, वायसराय का पद समाप्त हुआ था, लेकिन
भारत और पाकिस्तान दोनों डोमिनियन के लिए एक एक गवर्नर जनरल के पद का प्रावधान किया गया था। अच्छा, ये अंतर है। लॉर्ड माउंटबैटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या वल्लभ भाई पटेल? ये मांग जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और ये उन्होंने कहाँ की थी? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से उन्होंने ये घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर। 1942 में किस योजना के तहत ये स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? 1942 की योजना कैबिनेट मिशन, वेवेल योजना, क्रिप्स योजना या माउंटबैटन योजना? ये क्रिप्स योजना के तहत स्वीकार किया गया था। लेकिन इसे तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। हाँ बिल्कुल, ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सहयोग पाने के लिए लाया गया था। गांधी जी ने इसे एक असफल बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक कहा था। और अब आखिरी सवाल, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबैटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना? भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। तो क्रिप्स योजना असफल रही लेकिन कैबिनेट मिशन सफल रहा। जी, संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही हुआ था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह एक बहुत ही जानकारीपूर्ण सत्र था। निश्चित रूप से। आज की चर्चा से ही एक प्रश्न सुनने वालों के लिए, भारत में सचिव का पद किस अधिनियम के द्वारा निर्मित किया गया था? अपना उत्तर कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहन विश्लेषण के साथ। नमस्कार। नमस्कार।